Shivarma rotational mechanics का numerical 41. A uniform ladder of length 10 meter and mass 16 kg is resting against a vertical wall, making an angle of 37 with it. The vertical wall is frictionless but ground is rough. An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction for the electrician to work safely? तो इस तरह से यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है कि एक वर्टिकल वॉल होगी जो स्मूथ होगी और उस पर एक लैडर, और जिस लैडर की लेंथ होगी टोटल 10 सेंटीमीटर, लेकिन 10 मीटर, और वो इट रेस्ट ऑन वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 37 विथ इट. 37 का एंगल बना रही है, और ये जो एड होगा वो स्मूथ होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन होगा. तो यहाँ पे इस लैडर का एंड और ये जो सरफेस होगा यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल सरफेस होगा ये. और ये जो रेस्ट में यहाँ पे आ जाएगी, उस पर एक इलेक्ट्रीशियन ऊपर जा रहा है, और कितना ऊपर जा रहा है वो 8 मीटर फ्रॉम दिस लोअर एंड. इस लोअर एंड से 8 मीटर पर वो यहाँ पे आ रहा है. इट स्टेज देयर. एंड हमें पूछा है कि इतना सिनेरियो दिया है, और हमें पूछा है कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एग्जर्टेड बाय ग्राउंड ऑन लैडर. तो नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल मतलब कहाँ पे नॉर्मल हो गई, तो यहाँ पे जो ए लैडर होगी, ये लैडर भी क्या कर रही है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है. यहाँ पे जो लैडर का वेट होगा, लैडर का वेट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ दिस लैडर. तो लैडर का जो सेंटर होगा यहाँ पे कहीं पे, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका फोर्स होगा mg. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका फोर्स होगा लैडर का मास इंटू जी. और एक इलेक्ट्रिशियन ये यहाँ पे, तो इसका भी वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल mg. तो ये दो फोर्सेस के कारण यहाँ पे लैडर इस तरह से है, और ये दो फोर्सेस क्या कर रहे हैं, उसे नीचे ला रहे हैं. तो नीचे ला रहे हैं तो ये फोर्स क्या होगा, इस पर एग्जर्ट होगा, इस पर एग्जर्ट होगा. तो ये भी उस पर नॉर्मल रिएक्शन देगी इस डायरेक्शन में, ये भी नॉर्मल रिएक्शन देगी. और ये यहाँ पे ये भी लैडर जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करेगा, ग्राउंड भी क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन होगी. इसे N1 लिखते हैं, इसे N2 लिखते हैं, दो नॉर्मल रिएक्शन है. तो हमें पहले क्लियरली बताया कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड ने ऑन लैडर, मतलब N1 फाइंड करना है पहले पार्ट में. तो पहले पार्ट में N1 फाइंड करते हैं. तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड क्या होती है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड, जितना होगा उतना ही फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, वो नॉर्मल रिएक्शन. मतलब ग्राउंड पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ग्राउंड पर ये दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. कौन से, ये mg स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, इतना. तो ये तो फाइंड कर सकते हैं हम इजीली. तो m कितना है 16 प्लस m कितना है, इलेक्ट्रिशियन का वेट है, मास है 60 इंटू g. तो ये कितना आएगा, n1 आएगा 60, 76 g की वैल्यू पुट करते हैं तो इसे मतलब 9.8 इंटू 76. तो 6 8 जा 48 और 9 6 जा, तो ये 58, 7 8 जा और 7 9 जा 63, और ये 8, तो ये 8, ये 7448 इतना आ जाएगा. तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, यहाँ पे 7448, और जी मतलब 9.8, एक डेसिमल यहाँ पे देना है. तो इतना न्यूटन N1 आ जाएगा. तो पहला पार्ट हो गया. अब ये जो लैडर थी, यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस फोर्सेस के कारण ये क्या होगा, ए एंड ऐसे स्लिप होगा. सपोज ये वॉल नहीं होती तो ऐसे स्लिप होता, ये वैसे ही स्मूथ है तो ये ऐसे यहाँ पे स्लिप हो जाएगी. लेकिन स्लिप ना होने के कारण हमें क्या ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पकड़ के रखना पड़ेगा. मतलब ये अपोज करने वाला फोर्स, इसे इस साइड में स्लाइड ना होने के लिए
इस साइड में फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन देगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स देगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स। और वही फ्रिक्शनल फोर्स हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन लैडर। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? वो होता है म्यू एन। तो ये एन तो हमने फाइंड कर दिया है, यहाँ पे एन की वैल्यू मिल गई। तो म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो नहीं दिया है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो क्या करना पड़ेगा? तो लेकिन ये तो अभी स्लिप नहीं हो रही है, तो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है मतलब ये जो लेफ्ट साइड में फोर्स हमें चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये राइट साइड वाला फोर्स, मतलब ये N2 होगा, इज इक्वल टू N2, मतलब ये म्यू एन इज इक्वल टू N2। तो अगर N2 पता है हमें, N पता है, तो म्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी म्यू फाइंड करना है, तो म्यू भी फाइंड करना है, तो म्यू भी मिल जाएगा। और म्यू की वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्योंकि N की वैल्यू है तो हमें ये फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट मिल जाएगा, और N2 मिल गया तो ये भी फोर्स हमें मिल रहा है। तो पहले N2 फाइंड करना पड़ेगा। तो ये N2 कैसे फाइंड करते हैं? अब यहाँ पे N2 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ये जो दो फोर्सेस है, ये दो फोर्सेस इसको नीचे खींच रहे हैं, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कैसे करेगा? तो ये यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ये क्या करेगा? इस लैडर को ऐसे ऊपर खींच रहा है, ऊपर मतलब ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और ये इसे इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी लैडर तो कोई मूव नहीं हो रही, लैडर इक्विलिब्रियम है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं हम? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो अभी एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा, उसके अराउंड हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड करेंगे। तो कौन सा पॉइंट? तो ये N2 फाइंड करना है, तो इसके अराउंड तो हम इसे रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉइंट ले लिया हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, रोटेशन के लिए। तो क्या होगा? ये फोर्स यहाँ पे, ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी, और ये पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट उस एक्सिस पर ही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दोनों के बीच में, तो ये 0 बन जाएगा, तो N2 गायब हो जाएगा, तो N2 फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई दूसरा पॉइंट इसके अराउंड, इसके अराउंड, इसके अराउंड ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी होगा, तो इसके अराउंड लेते हैं। तो अबाउट इस पॉइंट का नाम देते A, इस पॉइंट का नाम देते B, ये होगा सेंटर का O। तो अबाउट O लेते हैं, अबाउट O हम टॉर्क फाइंड करेंगे। तो अबाउट O मतलब ये जैसे कि ये वॉल नहीं है, ये नहीं है, तो क्या होगा? ये दो फोर्सेस के कारण ये ऐसे नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, मतलब ये क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इसके कारण और इसके कारण है, तो ये कितना आ जाएगा? टॉर्क 1, क्लॉकवाइज लिखते हैं हम टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, और इसका लिखते टॉर्क 3। तो इसका, इसके कारण, इस mg के कारण, लैडर के वेट के कारण कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है? तो उसका फोर्स mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की लाइन, और यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ये यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो ये एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आएगा? यहाँ से यहाँ तक का ये आ जाएगा, ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है? तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसे यहाँ पे देखेंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये लेंथ कितनी? टोटल लैडर की लेंथ दी है हमें 10 मीटर, तो ये आधा है सेंटर का पॉइंट, तो ये 5 आ जाएगा। ये एंगल कितना होगा? ये 37 दिया है, ये 90 होगा, तो ये कितना आएगा? 53। तो ये साइड एडजेसेंट एंगल वो कितना होता है? 5 cos 53, तो ये आएगा 5 cos 53 प्लस इसी तरह से यहाँ पे इसका, तो ये कैपिटल mg, तो ये कैपिटल mg इंटू एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये यहाँ इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना आएगा? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये लेंथ कितनी है? वो इलेक्ट्रिशियन कहाँ पे? 8 मीटर पर, तो ये आएगा 8, मतलब ये हाइपोटेनस आएगा 8। तो ये साइड एडजेसेंट साइड कितनी आएगी? 8 cos 53, ये आएगी 8 cos 53 इज इक्वल टू, अभी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना है? N2 फोर्स, N2 जो हमें फाइंड करना है N2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? ए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब N2 को अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये होगी उसकी लाइन ऑफ एक्शन।
और ए मतलब ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ए डिस्टेंस कितना है, जितना कि ए है, और ये डिस्टेंस कितना है, तो ए एंगल देखो, ए राइट एंगल, तो ए कितना है 53, तो 53 के अपोजिट साइड, 53 के अपोजिट साइड मतलब ये फाइंड करनी है अभी। और हमें ए दिया हुआ है, ये कितना है, ये लैडर की लेंथ है 10, तो ये अपोजिट साइड कितना आएगी, अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस साइन थीटा, तो हाइपोटेनस कितना है 10 और साइन 53, तो ये आएगा 10 साइन 53। तो वैल्यूज पुट करनी है, तो एम मतलब ये लैडर का वेट 16, तो ये 16 और ये जी इंटू 5 कॉस 53, कॉस 53 कितना होता है, वो होता है 3/5 प्लस एम मतलब ये इलेक्ट्रिशियन का वेट है 60 और ये जी और इंटू 8 और cos 53 होती है 3/5 इज इक्वल टू n2 पता नहीं, और 10 और साइन 53 होती है 4/5, ये होता है 4/5। इसे सॉल्व करना है, तो ये तो सबसे पहले कि सभी से 5 चला गया, सभी ने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 5 3 जा ये 80 और ये 3, 16 5 जा 80 इंटू 3 240 जी प्लस ये 60 6 8 जा 48 और ये 3 तो 1440 जी इज इक्वल टू ये कितना 40 एंड 2, तो 40 से डिवाइड करेंगे सभी साइड में, तो 10 से डे तो 0 चला गया, और ये 4 से भी डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा और ये 4 इतना, और यहाँ की एडिशन 36 प्लस 6 एडिशन कितना आएगी जी इज इक्वल टू n2, तो n2 मिल गया हमें 42 जी, या जी की वैल्यू पुट करते तो कितना आएगा n2, फिलहाल n2 तो सेपरेट नहीं पूछा है। तथा फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है म्यू एन, लेकिन म्यू नहीं पता था इसलिए हमने तो n2 इज इक्वल टू किया था, तो ये n2 कितना आ गया 42 इंटू जी, तो इसलिए यहाँ पे हमें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 42 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 2 जा 16 32 और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 9.8 इनटू आया था 42 जी, मतलब जी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 411.6, इतना फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। तो ये पार्ट 2 भी हो गया। अब बाद में पूछा था कि व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट इलेक्ट्रिशियन कैन स्टे हियर सेफली, तो ये म्यू एन इज इक्वल टू n2 है, मतलब ये इतना इज इक्वल टू म्यू एन, तो ये यहाँ पे लिख करते हैं म्यू एन इज इक्वल टू 411.6 या 412 भी लिख सकते हैं, और एन भी मिला है हमें, तो ये म्यू और एन कितना मिला था 76 जी, तो ये पहले पार्ट में 76 इंटू जी फाइंड किया था हमने एन की वैल्यू इज इक्वल टू, और ये आया था 42 जी, इसके है 42 जी, तो म्यू कितना आ जाएगा, तो ये म्यू आ जाएगा 42 जी और ये डिवाइड होगा तो ये कितना आएगा जी जी कैंसल, और ये 42/76, तो उसका डिवाइड करना है, तो पहले तो 2 से 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 2 8 जा, तो म्यू इज इक्वल टू, तो ये 21 को डिवाइड किया अगर 38 से तो ये आ रहा है 0.5526,
0.5526 मतलब इतना।